Hey guys, this is Sanandan Kumar Thakur and today I will teach you mechanics of solid. Okay? But mechanics of solid. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को। स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट कैसे कैसे स्ट्रेस निकालेंगे। मार्कर कर दीजिए पीछे से मार्कर, थैंक यू। तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग स्ट्रेसेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। और उसके अलावा मैंने एक्सियल लोड के कारण डिफॉर्मेशन देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो मेरा सेल्फ लोड के कारण होने वाला डिफॉर्मेशन क्या होगा। आज के इस विशेष लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है माइल्ड स्टील के लिए वो क्या होता है। क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, यानी कि जो माइल्ड स्टील होता है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कर्व को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं क्या ये मेरा क्या है। ये मेरा एक प्रकार का कार्टेशियन सिस्टम है। क्या है? कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें हमने स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे रखा है और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, स्ट्रेन को मैंने किस एक्सिस पे रखा है? एस एक्सिस पे रखा है और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे रखा है स्टूडेंट्स। अब अगर आप माइल्ड स्टील को, है ना, खींचे मशीन के द्वारा, है ना, और मशीन के द्वारा जब खींचिएगा तो उसका जो टूटने का पैटर्न होगा उसमें जो इलास्टिसिटी बिहेवियर होगी। कहने का मतलब ये है कि जब माइल्ड स्टील में आप स्ट्रेन लाओ तो करस्पॉन्डिंगली स्ट्रेस आता है उसमें। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर माइल्ड स्टील को आप खींचोगे मशीन के द्वारा तो मशीन के डिस्प्ले पर एक ग्राफ शो करेगा जो कि इस प्रकार का ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? इस प्रकार का ग्राफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है इसलिए कहते हैं इसको हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या कहते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील कुछ इस नेचर का होता है स्टूडेंट्स। हम इसको पहले समझते हैं। क्या समझते हैं? देखिए, हो ये रहा है कि रीजन अगर आप O से A के बीच में देखें इस कर्व का नेचर, तो O से A के बीच में आपको दिख रहा होगा ये कर्व बिल्कुल और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये कर्व O से लेकर पॉइंट A तक जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसमें स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बढ़ रहा है। कहने का मतलब है एक सीधी अनुपात में बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस दोगे, स्ट्रेन दोगे, करस्पॉन्डिंगली स्ट्रेस उसमें जनरेट होता जाएगा, है ना। और इस प्रकार से होगा क्योंकि इसका और इसके बीच का जो अगर रिलेशनशिप देखेगा आप तो पॉइंट ए तक क्या मिलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहने का मतलब ये है कि आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओ तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब एक क्वांटिटी को घटाओ तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिकली घटेगा। उस रिलेशनशिप को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ओके, तो पॉइंट O से लेकर A तक जब हम स्ट्रेन बढ़ा रहे थे तो करस्पॉन्डिंगली स्ट्रेस की वैल्यू एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप के अनुसार बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये जो होगा पॉइंट A स्टूडेंट्स, इसका हम लोग नाम देते हैं, उसका नाम देंगे हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या देंगे? प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या है हो जाएगा? स्ट्रेन का स्ट्रेस से संबंध जो होगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, अब पॉइंट ए के बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट बी पे। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पॉइंट ए से बी तक जाने में कर्व का जो स्ट्रेट लाइन नेचर था वो चेंज हो गया, है ना। और वो कैसा होगा? एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन आ गया। मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, 0 से A तक, O से A तक, वो अब कर्व लाइन में चेंज हो जाता है पॉइंट A to B में। A to B रीजन को आप देखिएगा
तो आपको नज़र आएगा कि कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक विशेष प्रकार का क्या है, वक्र रेखा है। जो डायग्राम जो है एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है पॉइंट ए और बी के बीच में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मेरा डायग्राम है उसका नेचर स्ट्रेट लाइन से कर्व हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है इस पॉइंट ए और बी के बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो उस केस में क्या किया जाए? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो इस केस में होता ये है कि जो मेरा मटेरियल होता है उस मटेरियल में इलास्टिसिटी बिहेवियर देखने को मिलता है। कैसा? मटेरियल के पास इलास्टिक जो सिस्टम होता है, इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी लिमिट यहाँ तक देखने को मिलती है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो मटेरियल इलास्टिक है ही, लेकिन पॉइंट बी तक भी अगर आप खींच दीजिएगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मटेरियल को आप खींच के पॉइंट बी तक ले जाए और छोड़े तो मटेरियल अपना एक्चुअल शेप में आ जाएगा, अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। किस शेप में आ जाएगा? ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पॉइंट बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या हो जाएगा? पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट हो जाएगा। पॉइंट बी इज द इलास्टिक लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर पॉइंट ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन पॉइंट बी में और ए में एक डिफरेंस आ गया कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप वो कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि वो कर्व का नेचर चेंज कर रहा है। और कर्व जो हो, ये जो मेरा डायग्राम है, इस डायग्राम पहले ये स्ट्रेट लाइन था, अब जो है यहाँ जाने के बाद कर्व लाइन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप ए और बी के बीच में नहीं होगा। क्लियर है? अब पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, बी और सी पॉइंट को अब देखिए। ठीक है, किसको देखेंगे? बी और सी पॉइंट को। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसका हम नाम दे दिए क्या? बी पॉइंट का इलास्टिक लिमिट नाम दे दिए। पॉइंट सी जो होता है वो पॉइंट होगा जिसके बाद जो होगा स्टूडेंट्स मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा। क्या किस में चला जाएगा? प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा। कहने का मतलब अगर आप समझना चाहे तो पॉइंट बी के बाद ही मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा पैमाने पर देख रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी और सी के बीच में कुछ हमको गैपिंग दिखाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये कि मेरा जो पॉइंट सी है वो ऐसा पॉइंट होगा जिसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी मटेरियल को खींच दो तो क्या होगा, मटेरियल अपना प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा। और प्लास्टिक स्टेट का मतलब ये होता है कि मटेरियल को आप जब उस स्टेट तक खींच दीजिएगा तो मटेरियल अपना पर्सनल शेप गेन नहीं करेगा, है ना। उसमें क्या आ जाएगी? डिफॉर्मेशन आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी, है ना। तो जिसको आप लोग कहते हैं ना, उसमें विकृति आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में होता है तो क्या होता है कि मटेरियल का जो इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाता है और वहाँ से मटेरियल जो होता है परमानेंटली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉइंट सी जो होगा एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसमें मटेरियल की प्लास्टिसिटी बिहेवियर स्टार्ट हो रही है। दैट इज वाई हम इस पॉइंट सी का नाम देने जा रहे हैं अपर यील्ड पॉइंट। क्या नाम देंगे? अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट सी, अपर यील्ड पॉइंट। क्या स्टूडेंट्स? पॉइंट सी जो है मेरा अपर यील्ड पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स अपर यील्ड पॉइंट, ये वर्ड जो है स्टूडेंट्स, यील्ड कहने का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपको बता रहा था कि जो प्लास्टिसिटी बिहेवियर है और उसमें जो वर्ड प्लास्टिक आता है उसका मतलब ये होता है कि उसमें परमानेंटली एक्सटेंशन या फिर डिफॉर्मेशन आ रहा है। प्लास्टिसिटी कहने का मतलब यही होता है कि मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स पर्सनल शेप व्हेनेवर यू रिमूव योर लोडिंग। तो हम क्या करेंगे, तो मेरा जो प्लास्टिसिटी नेचर आ रहा है वो प्लास्टिसिटी नेचर को आप कह सकते हैं कि मटेरियल में यील्डिंग हो रहा है। यील्डिंग कहने का मतलब ये होता है कि मटेरियल में उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है।
दैट इज नोन एज यील्डिंग, है ना। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन उसको क्या कहेंगे हम लोग, यील्डिंग कहेंगे। कहने का मतलब यील्डिंग कब मटेरियल का स्टार्ट होगा, जब मटेरियल प्लास्टिक नेचर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस विशेष वो जो प्लास्टिक नेचर में मटेरियल का लेंथ बढ़ जाएगा, उसी लेंथ को हम लोग कहेंगे क्या, वो मेरा मटेरियल यील्ड कर गया है। कहने का मतलब मेरा मटेरियल बढ़ गया है। यील्ड कहने का मतलब होता है पैदावार, यील्ड कहने का मतलब क्या होता है, पैदावार, प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि मटेरियल अगर 2 मीटर की लेंथ का है, आप उसको कस के खींच दो, अगर खींच छोड़ने के बाद 2 मीटर नहीं 2.5 मीटर आता है, इसका मतलब ये है कि मटेरियल 0.5 मीटर यील्ड कर गया है। कैसे, है ना। बातें से ज़्यादा बात समझ में नहीं आती है। अगर मान चलो ये मेरा कोई बॉडी है, इसको आप खींच दो, है ना, ये 5 मीटर का है, ठीक है, इसको खींच दो पी लोड से, तो पी लोड से खींचोगे तो इसका जो लेंथ आ जाएगा कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। अब इसका लेंथ हम मान लेते हैं 5.5 मीटर का है, और लोड को हटाने के बाद ये मिल रहा है। कहने का मतलब इसमें अब लोड नहीं दिख रहा है, तो लोड को हटाने के बाद ये लेंथ दिख रहा है। तो कहने का मतलब इसमें यील्ड मटेरियल कितना किया, तो यील्ड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5.5 में से आप इसके एक्चुअल लेंथ को माइनस कर लो। कहने का मतलब ये हुआ 0.5 मीटर जो होगा स्टूडेंट्स, ये मटेरियल यहाँ पर यील्ड कर गया है। कहने का मतलब ये है कि 0.5 मीटर मटेरियल अपने लेंथ से ज़्यादा हो गया, इसके लेंथ में प्रोडक्टिविटी आ गई है, ठीक है। तो इस मैटर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यील्ड का मतलब हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात और रोचक लगेगा कि ये जो मेरा ये सी यील्ड पॉइंट है, इसके बाद जो वैल्यू आपको दिखने को मिल रहा है मटेरियल की प्लास्टिसिटी में, स्ट्रेन की जो वैल्यू दिख रहा है, उसको हम लोग यील्ड बोलते हैं। और इस स्ट्रेस को स्टूडेंट्स, सी स्ट्रेस को, जो पॉइंट सी पर स्ट्रेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यील्ड स्ट्रेस। कहने का मतलब ये हुआ कि मटेरियल यहाँ से यील्डिंग स्टार्ट कर रहा है, राइट। मतलब कि मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है। मेरे प्यारे छात्रों, पॉइंट सी के बाद पॉइंट डी की वैल्यू बात आती है, तो पॉइंट डी और सी के बीच में आप देख रहे होंगे कि जो मेरा डायग्राम है उसका नेचर समहाउ हॉरिजॉन्टल है। कुछ हद तक कह लीजिए कि वो हॉरिजॉन्टल है, लगभग हॉरिजॉन्टल है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप स्ट्रेन की वैल्यू अगर चेंज कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंगली स्ट्रेस की वैल्यू स्लाइटली चेंज कर रही है। क्या कर रही है, स्लाइटली चेंज कर रही है। कहाँ से कहाँ तक के बीच में, पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में अगर आप बॉडी को देखो तो स्ट्रेन की वैल्यू चेंज कर रही है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो चेंज होगी, वो बहुत स्लाइटली चेंज होगी। कहने का मतलब जो मेरा ग्राफ है वो समहाउ क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इस पॉइंट डी का नाम हम देंगे स्टूडेंट्स अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्या नाम है स्टूडेंट्स, अपर यील्ड पॉइंट। पॉइंट डी का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपर यील्ड पॉइंट। स्टूडेंट्स अब आते हैं पॉइंट ई पे। स्टूडेंट्स होता क्या है कि अपर यील्ड जो पॉइंट है, इसमें क्या होता है, मटेरियल का जो होता है क्या, प्लास्टिसिटी नेचर इसी सी और डी के बीच में मेंटेन रहता है। पॉइंट डी के बाद मटेरियल अपनी एक्सट्रीमिटी पर पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट डी के बाद जब आप स्ट्रेन अप्लाई करोगे तो मटेरियल के स्ट्रेस में एक्सट्रीम चेंजेस आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मटेरियल जो होगा अपने लास्ट स्टेज पर जाने को होगा, है ना। तो मतलब कि ये जो पॉइंट ई होगा, यहाँ पर जो मटेरियल की स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो अल्टीमेट होगी। आप इस वैल्यू के बाद स्ट्रेस का कंसिडरेशन नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में मटेरियल फेल कहाँ कर जाता है, पॉइंट ई पर कर जाता है। और इसी पॉइंट ई को बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, जो मेरा पॉइंट ई होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा जो पॉइंट ई होगा, मेरा जो पॉइंट ई होगा, ई पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, अल्टीमेट स्ट्रेस होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, अल्टीमेट स्ट्रेस होगी।
स्टूडेंट्स अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्या होगा, अल्टीमेट स्टेज में दिक्कत होगा। अल्टीमेट कहने का मतलब है कि मटेरियल का लास्ट और लास्ट स्टेज। क्या है, लास्ट और लास्ट स्टेज। मान के चलो स्टूडेंट्स, ये मेरा कोई मटेरियल है, ये मेरा कोई बॉडी है, ये मेरा कोई वायर है जिसको आप लोग है ना खींच रहे हो। क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आप इस वायर को खींचोगे तो क्या होगा, खींचते 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 ले जाओगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वैल्यू यहाँ आ गई है। मतलब कि एक ऐसा इतना स्ट्रेन इसमें डाल दोगे कि जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, मतलब कि पॉइंट कर्व यहाँ पहुँच जाएगा ई पर। इससे पहले कैसे पहुँचता है मैंने बता दिया, पॉइंट ई के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ई पर जब मटेरियल पहुँचेगा तो क्या हम बता रहे थे, मटेरियल में अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मटेरियल का जो दो फाइबर होगा, दो पार्टिकल होगा, उसकी इतनी सहन शक्ति नहीं होगी कि पॉइंट ई के बाद भी वो अपने आप को एक साथ रख सके। कहने का मतलब है कि पॉइंट ई पर उस बॉडी का एक्चुअल फेल हो जाएगा। क्या होगा, एक्चुअल फेल हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्चुअल जो फेल होगा तो जो मेरा मटेरियल होता है माइल्ड स्टील, उसका ये नेचर होता है कि ये बॉडी अगर एक्चुअली फेल करता है, इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉडी के जो साइज होगा उसमें कुछ इस प्रकार का चेंजेज आ जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं कि सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि इस मटेरियल में क्या हुआ, जब हम यील्ड स्ट्रेस पर वैल्यू, ये अल्टीमेट स्ट्रेस पर वैल्यू ले जाएंगे तो क्या होगा, मटेरियल मेरा एक्चुअली फेल करने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल का जो रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो पर्सनल शेप है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि पर्सनल शेप में ये क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो जो बॉडी का जो पर्सनल शेप है उसमें जब कोई प्रकार का अल्टरेशन देखने को मिलता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, कि बॉडी मेरा फेल कर गया है। लेकिन स्टूडेंट्स एक्चुअली में तो ये बॉडी फेल कर गया है, हम ये आपको इतना मोटा दिखा रहे हैं लेकिन इतना मोटा नहीं होता है। एक्चुअली में जो बॉडी फेल कर रहा है, आप देखोगे ध्यान से तो कुछ इस प्रकार का होता है। पहले बॉडी की स्थिति ऐसी बनती है, धीरे धीरे ऐसी बनती है, मतलब कि बॉडी धीरे धीरे और कमजोर और पतला सेक्शन में बढ़ जाता है और फाइनली बॉडी जो हो जाती है स्टूडेंट्स, जो फाइनली वो फेल करती है, कुछ इस प्रकार का हो जाती है, लगभग इस प्रकार का हो जाती है। आप कोई इसको इंक पॉट नहीं समझ लेना कि सर ने इंक पॉट बना दिया, दवात बना दिया, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर क्या किया, मटेरियल के बिहेवियर को देखा है। उसमें देखा ये है कि जब मटेरियल के शेप एंड साइज में चेंज हो रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल की जब अल्टीमेट स्ट्रेस पर ले गए थे तो मटेरियल का जो पार्टिकल है वो अलग होना शुरू हो गया था। क्या हो रहा था, अलग होना शुरू हो गया था और उस मटेरियल को पार्टिकल को कंप्लीटली अलग होने में इस प्रकार का कंडीशन आना पड़ता। मतलब कि मटेरियल पहले कंडीशन नंबर 1 में ऐसा होगा, सेकेंड नंबर में ऐसा होगा, थर्ड नंबर में ऐसा होगा और थर्ड नंबर में ही जाके ये फेल कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब इसका एक्चुअल फेलिंग स्टार्ट हुआ है तो मटेरियल में कैसा फेलिंग स्टार्ट हुआ है, कंडीशन नंबर 1 में मटेरियल को हम समझेंगे कि मेरा मटेरियल एक्चुअल फेल कर गया है। लेकिन मटेरियल को एक्चुअली फेल करने के लिए इन 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ा है और फाइनली मटेरियल यहाँ आके फेल हुआ है। आप देखते होंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है, ये जो पॉइंट F होगा, ये जो पॉइंट यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स क्या, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल ब्रेक कहाँ पर कर देता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेगा। तो पॉइंट F की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे, पॉइंट F की जो नाम हो गया उसको बोलेंगे हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो अब स्टूडेंट्स देखिए
कि पॉइंट ई और एफ के बीच में क्या हो रहा है, पॉइंट ई और एफ के बीच में मटेरियल के पास क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं मटेरियल में नेकिंग हो रहा है। कहने का मतलब होता है अगर कोई मटेरियल ऐसे फील कर रहा है, कोई मटेरियल को आप खींच रहे हो और कुछ इस प्रकार से हो, इसमें जब नेक मतलब कि मटेरियल का कोई गर्दन बनता है, क्या बनता है, एक प्रकार का, मतलब कि आप जब इसमें क्या करोगे, मटेरियल में जब स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ाओगे, यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ई से एफ के बीच में जब मटेरियल में स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो मेरा स्ट्रेस जो है वो कमता जाता है। कहने का मतलब है मटेरियल की पार्टिकल का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कमता जाता है और बहुत तेजी से कमता है ना। इसलिए हम इस विशेष रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ नेकिंग, नेकिंग जोन बोलते हैं इसको, ई और एफ के बीच में। तो नेकिंग जोन वो जोन होगा जिसमें अगर आप स्ट्रेन की वैल्यू घटाओगे तो क्या, बढ़ाओगे स्ट्रेन की वैल्यू तो क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू घटेगा। क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या, जब आप स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ाओगे तो करस्पॉन्डिंगली जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो घटेगा। किसमें, रीजन ऑफ नेकिंग में, है ना। तो रीजन ऑफ नेकिंग को डिफाइन करना बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस कर्व के बारे में अगर हम थोड़ा सा लिख लें तो बेहतर होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स और आपको एक बात बता दें कि पॉइंट डी और ई के बीच में हम लोग ये कर रहे हैं, स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पॉइंट डी और ई के बीच में जो मेरा स्ट्रेस है वो बहुत कम बढ़ रहा है। इसीलिए इस पॉइंट डी और ई के बीच का जो जोन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रीजन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या होने का मतलब ये हुआ, व्हेन स्ट्रेन इज इंक्रीजेड देन the stress leads to a slight changes in the body and that region is known as क्या, that region is known as the region of strain hardening। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में हम लोग जो भी चीज़ लिखना है उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखने की बात आ रही है तो क्या क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करके ये फिगर बनाओ और इसके लेफ्ट साइड में जैसे लिखा हुआ है उसे लिखो, उसके बाद से लिखना स्टार्ट करना है। क्या करना है, लिखना स्टार्ट करना है ना। अभी क्या करेंगे, इसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में देखते हैं रीजन पहला, ओ ए को, ठीक है, ओ ए के बारे में देखते हैं। ओ ए में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हेन, इसमें लिखेंगे बिटवीन दिस रीजन, बिटवीन दिस REGION region, the stress strain diagram is a straight line thus point A is, है ना, स्ट्रेस लाइन अप टू पॉइंट A, up to point A, that is the stress is directly proportional to strain। क्या हो जाएगा, that is the stress is directly proportional to strain between O E। मतलब कि रीजन ओ ए के बारे में लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस जो होता है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्ट्रेन का।
स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं कि जो हुक्स लॉ होता है वो सीधे कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या कहता है हुक्स लॉ? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहता है हुक्स लॉ। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए ओ से ए तक हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हुक्स लॉ जो मेरा वैलिड होगा वो मात्र और मात्र प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें और आगे बढ़ा के लिखना चाह सकते हैं तो लिख सकते हैं Hence, Hooke's law is valid up to point A। अब स्टूडेंट्स हम लोग रीजन ओ ए के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे रीजन ओ ए के बाद ए बी के बारे में। रीजन किसके बारे में? स्टूडेंट्स रीजन ए और बी के बारे में हम लोग देख रहे थे क्या? बिटवीन ए बी द स्ट्रेन द डायग्राम लिखिए, द डायग्राम ऑफ द मटेरियल, द डायग्राम ऑफ द मटेरियल इज, द डायग्राम ऑफ द मटेरियल इज अ कर्व लाइन, but the material still show, क्या कर रहा है? still तब तक भी show elastic behavior। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? मटेरियल जो है इलास्टिक बिहेवियर शो कर ही रहा है पॉइंट ए और बी के बीच में, है ना। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? पॉइंट ए और बीच में 10 पॉइंट, है ना। इलास्टिक बिहेवियर लिखिए, इलास्टिक बिहेवियर इज, इलास्टिक बिहेवियर इज लिमिटेड टू, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इलास्टिक बिहेवियर है वो कब से कहाँ तक लिमिटेड होगा? इज लिमिटेड टू पॉइंट बी। और इस पॉइंट बी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इस पॉइंट बी का नाम है क्या? पॉइंट बी का नाम है इलास्टिक लिमिट। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखो, 3 सेकेंड के लिए हट रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील समझ में आया होगा, है ना। जैसे कि उसके बाद रीजन जो सीडी था, जो पॉइंट बी के बाद क्या है स्टूडेंट्स? मटेरियल प्लास्टिसिटी बिहेवियर दिखाता है। और पॉइंट सी और डी के बीच में जो होता है स्टूडेंट्स, जो पॉइंट सी और डी के बारे में बात किया जाए, वो ये जो होता है मेरा मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक रीजन में होता है। और आप देख सकते हैं कि डी और ई के बीच इसका जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, रीजन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। और उसके बाद ई और एफ का रीजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ नेकिंग। और नेकिंग क्या है, इस फिगर को बना दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद आप जान सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो मेरा डायग्राम, ये जो स्लोप होता है वो क्या करता है? मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी को शो करता है स्टूडेंट्स। तो ये रहा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील का, वो उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स। स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इससे आगे की चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ, यानी कि सैनंदन कुमार ठाकुर के साथ, है ना।
तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में हम लोग खासकर पहला यूनिट बहुत कुछ कर चुके हैं। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, है ना। बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस।